Hey students, how are you? Everything is fine? Okay. Now, जैसा हमने लास्ट क्लास के एंड में देखा था कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो नीट मेंस या एडवांस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे शुरू में नीट वाले क्वेश्चंस, नीट के लेवल के क्वेश्चंस, देन मेंस के लेवल के, देन एडवांस एंड एरोडो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो लेट्स बिगिन। So first question is here to find force on a point charge due to infinite point charges in a line. एक 1 माइक्रो कूलॉम का चार्ज आपने कहाँ पे रख दिया है, ओरिजिन पे, एंड उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। 1 माइक्रो कूलॉम का 1,0 पे, 2 माइक्रो कूलॉम का 2,0 पे, 4 माइक्रो कूलॉम का 4,0 पे, देन इसके बाद क्या आएगा 8, 16 एंड सो ऑन। सो जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, मैं आपको उसको रिमाइंड करा दे रहा हूं। 11th के भी सिलेबस में हमने उसको यूज किया है कई बार। अगर ऐसी कोई इनफाइनाइट सीरीज है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको आप बोलते हो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, एक कोई टर्म है उसके बाद ये एक पर्टिकुलर टर्म उसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर्स का जो सम होगा वो होगा a अपॉन 1 माइनस आर। बट कंडीशन क्या है, r मस्ट बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 में अप्लाई नहीं होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट चार्ज इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है कोई चार्ज, यहां है एक 1,0 वाला चार्ज 1 माइक्रो कूलॉम का, यहां है 2,0 पे 2 माइक्रो कूलॉम का। सो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 1 माइक्रो इंटू 1 माइक्रो अपॉन 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला कितना अप्लाई करेगा, K1 माइक्रो कूलॉम इंटू 2 माइक्रो कूलॉम डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा आगे क्या आने वाला है। 9 इंटू 10⁻⁹ और ये 2 माइक्रोज है, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10⁻⁻12। आगे क्या आएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, इट मींस 1, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 1/2, 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 1/4 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज 9 इंटू 10⁻⁻3। इस फॉर्मूले से अगर आप करके देखोगे इसको कंपेयर, सो a इज 1 हियर एंड जो कॉमन रेशियो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज हाफ। तो क्या लिखोगे आप, a अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस इज बेसिकली 2, ये ऊपर जाएगा 18 10⁻⁻3 न्यूटन विच इज 18 मिली न्यूटन। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस 8 माइक्रो कूलॉम माइनस 2 माइक्रो कूलॉम। पहले उनके बीच जो था वो फोर्स कितना लग रहा था, F। अब उनको टच करा के वापस वहीं पे रख दिया, आपको बताना है न्यू फोर्स कितना होगा। ऑप्शंस इसके कुछ ऐसे हो सकते हैं, 9F/16, F/2, F/8, F/16। नाउ हम लोग ये देखते हैं इनिशियली फोर्स कितना लग रहा था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वी आर राइटिंग मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग तो इसका मॉड ले लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट है टच करने से होगा क्या, टच करने से ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। तो 8 प्लस माइनस 2 इसको इक्वली डिवाइड करके देखो, 8 माइनस 2/2 दोनों को कितना चार्ज मिलेगा, 3 का। टोटल चार्ज कितना था 6, सो 3 फॉर ईच। सो एफ न्यू कितना आ जाएगा अब इनके बीच में, K 3 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2/1 कर लो, एफ न्यू अपॉन एफ इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा 9, ऊपर से क्या बचेगा 16। सो एफ न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 9F/16। सो फर्स्ट इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में और थोड़ा बोल के बता रहा हूं, आप आराम से नोट करना उसको। 2 पॉइंट चार्जेस है, ईच कैपिटल क्यू, उनके बीच का फोर्स कितना है एफ। अब आप एक थर्ड चार्ज लाते हो और क्या करते हो उसको थोड़ा सुनना। उस थर्ड चार्ज को पहले फर्स्ट से टच कराते हो, देन सेकंड से टच कराते हो, और दोनों से टच कराने के बाद कहां रख देते हो, सेंटर पे। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। न्यू फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, यहां थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। थर्ड चार्ज टच्ड with 1 and then 2 and finally kept at center or midpoint. Find new force between 1 and 3 in इसके बीच में। न्यू फोर्स बहुत तरीके से पूछा जाता है, 1 और 2 के बीच में बता दो, 1 और 3 के बीच में बता दो, 2 और 3 के बीच में बता दो, या सेंटर वाले पे नेट फोर्स बता दो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, वो तो आप कैलकुलेशंस सीख चुके हो। उसी क्वेश्चन के जैसे आप इसको ट्राई करो, पॉज करके वापस आके देखिए, मैच करते हैं आंसर। नाउ पहले तो आप ये देखो टच कराने से होगा क्या। यहां आपने इसको टच कराया, ये था क्यू, ये था क्यू, ये इस पे चार्ज था अभी 0। सो फर्स्ट टच के बाद ये दोनों चार्जेस हाफ हो जाएंगे, मतलब ये आएगा Q/2, ये आएगा Q/2, यहां आया Q। सेकेंड टच इसके साथ कराना है तो उसके चार्जेस में लिखता हूं Q/2। इन दोनों में कितना कितना चार्ज था, Q/2 एंड Q। इन दोनों को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कराओ तो कितना आएगा बताओ, Q/2। दिस नेट चार्ज इज 3Q/2, Q plus Q/2 इज 3Q/2। तो उसका अगर आप हाफ हाफ करोगे वो कितना होगा बताओ, 3Q/4, 3Q/4। और आपने इसको लाके सेंटर पे रख दिया है। सो न्यू फोर्स बिटवीन 1 एंड 3 कितना होगा, इन दोनों के बीच में न्यू फोर्स F न्यू इक्वल टू AQ/2 3Q/4 R/2 का होल स्क्वायर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां डिस्टेंस कितनी है, R/2 है। 2 से ये 4 आप कैंसिल कर सकते हो। F की वैल्यू कितनी थी इनिशियली, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, सो फैक्टर क्या बचेगा बताओ, ये 4 कैंसिल हो जा रहा है, यहां बचेगा ओनली 3/2। सो F न्यू इज व्हाट, 3/2F। F न्यू इक्वल टू 3/2F। तो ये प्रीवियस के 2 क्वेश्चन जो थे ऑलमोस्ट एक जैसे ही थे कि चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉलीगॉन्स वाले क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सारे मेथड है इसके सॉल्व करने के। एक रेगुलर हेक्सागन है, उसमें से 5 पोजीशंस पे आपने चार्ज क्यों रखा हुआ है, और एक जो है वो एम्प्टी है, ऑब्वियसली 5 पे रखा है, एक एम्प्टी है। नेट फोर्स इस पे निकालना है। एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज हेक्सागन में ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विथ वर्टेक्स होती है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आती है 2 चार्जेस के लिए। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ये फोर्स इसको कैंसल आउट करेगा, ये फोर्स इसको कैंसल आउट करेगा। F1 F2 F3 F4 आप चाहो तो लिख सकते हो। सो बचेगा कौन सा फोर्स, सिर्फ ये वाला फोर्स। बट उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नो ये R होता कितना है, हेक्सागन की लेंथ L गिवन है, तो हेक्सागन में आप थोड़ा आराम से समझना दैट if this distance is L
ये 360 डिवाइडेड बाय 6, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये सब भी 60 डिग्री है, तो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ये आपको लर्न हो जाएगा दैट दिस डिस्टेंस r इज नथिंग बट l। तो आपका फोर्स कितना आ गया, k q नॉट अपॉन l स्क्वायर। तो बाकी सारे चार्जेस का फोर्स क्या हो गया, कैंसल, बचा सिर्फ किसका, एक चार्ज का, एंड दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम दिस वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा। नेक्स्ट, अब आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये आपके दिमाग को क्लिक कर गया होगा कि ये मेथड सिर्फ कब लगेगा, व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ साइड्स एंड इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसका मतलब स्क्वायर में लग सकता है, हेक्सागन में लग सकता है, ऑक्टागन में लग सकता है, किसमें नहीं लगेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, रेगुलर पेंटागन में, जहां ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो वहां तो ये कैंसिल होगा नहीं, फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगे। तो उसको कैसे करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत है जो हम 11th के मैथ्स में यूज कर चुके हैं, दैट इफ देयर आर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स acting symmetrically at any point, then their resultant is always 0। हम लोग यहाँ फिलहाल फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स के लिए आप देखो, ये आप कॉन्सेप्ट पॉज करके कॉपी में लिख लेना। इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, इफ एनी नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग सिमेट्रिकली, तो दो चीजें, पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड वो सिमेट्रिकली एक्ट करने चाहिए, इक्वल एंगल पे प्लेस्ड होना चाहिए। तो अगर आप इक्वल एंगल पे दो वेक्टर्स को प्लेस करोगे तो पोजीशन कैसे बनेगी, ऐसे। तीन को प्लेस करोगे, ये दोनों के दोनों F पे, तीन को प्लेस करोगे तो ये कितने एंगल पे बनेंगे, 120 डिग्री एंगल पे बनेंगे। चार को प्लेस करोगे तो कितने एंगल पे बनेंगे, 90 पे बनेंगे, एंड सो ऑन। अल्टीमेटली इन सारे केसेस में पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं वो थोड़ा देखिए। यहां पर आप दो चार्जेस अज्यूम करो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज से दिस जीरो चार्ज कैन बी अज्यूम टू बी Q एंड माइनस Q। एक जगह पे ये दो चार्जेस रखे हुए ऐसा अज्यूम करना होगा। तो ये जो कैपिटल Q है वो इनके साथ इक्वल नंबर ऑफ इक्वल 6 फोर्सेस का ये कॉम्बिनेशन बना देगा, और वो सबके सब सिमेट्रिकली प्लेस भी है। तो अगर हर तरफ से कैपिटल Q चार्ज रखा होता तो फोर्स क्या हो जाता, 0। तो इसका मतलब दिस होल कॉम्बिनेशन, दिस गिवन कॉम्बिनेशन इक्वल टू दिस कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन का फोर्स बचा कितना, इन सब कैपिटल Q का तो कैंसिल हो गया। सो माइनस Q का कितना आ जाएगा, K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, विच इज बेसिकली व्हाट, L स्क्वायर। आप यहाँ L स्क्वायर पे लिख सकते हो। नाउ ये कौन सी डायरेक्शन में आया, आई कैप की डायरेक्शन में। फिलहाल यहाँ ये जो हमने डायग्राम शो किया है वहां कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये आई कैप की डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां आपने क्या किया, एक प्लस Q रखा और एक माइनस Q रखा। और भी बहुत एक्सप्लेनेशन होते हैं यहाँ पे, इसके कैसे होते हैं वो थोड़ा आप ध्यान से देखना। ये उसी क्वेश्चन का सेकेंड एक्सप्लेनेशन था। आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आने चाहिए ताकि आप आगे इसको यूज कर पाओ। हम ये एज्यूम करते हैं दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन विच इज गिवन, 5 चार्जेस का कॉम्बिनेशन ये गिवन है। नाउ आपको अज्यूम ये करना है, इफ देयर हैड बीन अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q, अगर यहां 6th चार्ज होता तो नेट फोर्स कितना होता, 0। नेट फोर्स कितना होता, 0। तो इसका मतलब with 6 charges net force will be 0. It means force due to given combination plus force due to 6th charge equal to 0. 6th चार्ज का अगर हम लोग फोर्स निकालते तो वो कितना होता, 5th के साथ 0 होता, मतलब सबका क्या होता, 0। तो उसमें से सिर्फ 6th का कितना है, फोर्स ड्यू टू 6th माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू गिवन,
और आपको ये निकालना है फोर्स ड्यू टू गिवन कॉम्बिनेशन. So force due to given combination of minus of force due to sixth. So F required क्या बच गया आपका? Minus of force due to sixth charge. तो sixth charge का force कितना है? K Q Q naught upon L square minus I cap. अगर यहाँ sixth होता तो इधर पुश करता, तो अल्टीमेटली फोर्स कितना आया? K Q Q naught L square I cap. तो ये आया इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से आंसर. सारे आंसर सेम है. कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये मेथड तो पिछले मेथड के जैसा ही है, इसमें कुछ सीखने को अपने को मिला है. थर्ड मेथड में क्या मिला है? इफ सम ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर इज जीरो, कोई सा भी n नंबर ऑफ वेक्टर का जीरो है सम, सो ईच वन ऑफ देम इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सम ऑफ द रेस्ट. सम ऑफ द रेस्ट. फिर से समझो आप इसको. If there are n number of vectors whose sum is 0, then each one of them is equal and opposite to the sum of the rest. Sum of the rest. Easy example समझो आप. A plus B plus C equal to 0 लिखा हुआ है. So A कितना है? Minus of B plus C के equal. इसका मतलब each one of them is equal to and opposite to the sum of the rest. Sum of the rest. Similarly B जो होगा वो अकेला इन दोनों के सम के इक्वल होगा. सी जो है अकेला इन दोनों के सम के इक्वल होगा, उसके माइनस के इक्वल होगा बेसिकली. नाउ सेम वैसे ही क्वेश्चन है. अप्लाई किस में करना है? पेंटागन में. तो वहां पे कितने चार्जेस रखे हुए हैं? 4. एक वर्टेक्स अभी भी क्या है? एम्प्टी है. तो रेगुलर पेंटागन डायरेक्टली ड्रॉ करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. अप्रॉक्सीमेट डायग्राम में इसका ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं. अगर वो परफेक्ट अगर इक्वल ड्रॉ नहीं भी होता है तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ये चार्ज कितने रखे हुए हैं? स्मॉल क्यू ईच. सपोज ये वाला एम्प्टी है, यहां कितना रखा हुआ है? क्यू नॉट. इस बार डायरेक्टली सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस गिवन है. पिछली बार क्या गिवन था? लेंथ ऑफ साइड गिवन था. इस बार सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस गिवन है. अब क्या होगा? इसमें कौन सा मेथड नहीं लग सकता है? इसमें एक मेथड तो नहीं लग सकता है कि ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते जाए, क्योंकि यहां कोई सा भी फोर्स एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल नहीं आएगा. बिकॉज वन एंगल इज 72 डिग्री, ईच एंगल इज 72 डिग्री. तो कोई सा भी 180 डिग्री पे आने के चांसेस नहीं है. तो कौन सा मेथड करते हैं? आप यहां पे एक क्यू और एक माइनस क्यू रख के भी कर सकते हो. क्यू और एक माइनस क्यू. तो ये सारे क्यू वाले क्या हो गए? कैंसल हो गए. ड्यू टू माइनस क्यू क्या बचा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर रेडियली इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स एम्प्टी वर्टेक्स. टुवर्ड्स एम्प्टी वर्टेक्स इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड होता है ये क्यू और माइनस क्यू वाला. दूसरा, उस मेथड पे भी जाते हैं. अगर यहां सिक्स्थ चार्ज हमने रखा होता क्यू, नेट फोर्स क्या होता? 0. मतलब ये अकेला बाकी सबके क्या लगाएगा? इक्वल फोर्स लगाएगा. हमको बाकी का निकालना है, तो इस अकेले के इक्वल होगा. इस अकेले का फोर्स कितना है? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. तो ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है. ये वाला शायद स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है. आप जिससे भी चाहो कर सकते हो. नाउ एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स से आपने 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स को सस्पेंड कर दिया है. तो बेसिकली होगा क्या? वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. यहां अगर आपने सपोज करो इनको सस्पेंड किया है, यहां पे ऐसे रिपल करेंगे. उनका वेट इसको नीचे खींचना चाह रहा है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको दूर ले जाना चाह रहा है. तो कहीं ना कहीं पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा. ये एंगल गिवन है 2 थीटा. एंगल बिटवीन देम इट मींस थ्रेड्स के बीच का एंगल 2 थीटा है. आपको बताना है मास कितना होगा. सिंपल सा क्वेश्चन होता है. पहले इसके मेथड को हम लोग करते हैं फोर्स बैलेंस करने से. क्यों फोर्स बैलेंस करेंगे? बिकॉज चार्जेस किस पे है? रेस्ट पे है. फोर्सेस कौन कौन से लग रहे बताओ? एक इसका टेंशन लगेगा, एक mg लगेगी
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. सपोज ये डिस्टेंस r है. सो ये एंगल कितना हो गया? थीटा. अब फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा 11th वाले कॉन्सेप्ट, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स जीरो. एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करो तो क्या लिखोगे आप? एफ ई माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो. फर्स्ट इक्वेशन. यहां क्या लिखोगे आप? टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो. सो बहुत सिंपल सा है. एफ ई का कोई कंपोनेंट y में नहीं आएगा क्योंकि वो x डायरेक्शन में. एम जी का कोई कंपोनेंट x में नहीं आएगा. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि t साइन थीटा बैलेंसेस एफ ई एंड t कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी. t साइन थीटा और t कॉस थीटा को आप एक तरफ रख लो तो डिवाइड कर दो उसको. t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा. तो ये कितना आया बताओ? दिस इज एफ ई अपॉन एम जी. Now FA is how much? KQ square upon R square mg. How much is R? थोड़ा सा आप समझना, ये हम लोग बहुत पहले 11th के लेक्चर्स में ही सीख चुके हैं. ये अगर L है, this angle is theta, so this will be L sin theta. So L sin theta is this, and this is also L sin theta. So R is basically what? 2L sin theta. तो ये क्या आ गया बताओ? tan theta इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l sin theta का होल स्क्वायर एम जी. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड मास. सो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू ग्रेविटी. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मास. इट्स वेरी सिंपल. फिर से देखो आप इसको किया क्या आपने? x के सारे फोर्सेस का सम जीरो किया है और y के सारे फोर्सेस का सम जीरो किया है. सो दैट नेट फोर्स इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. नीट मेंस एडवांस लेवल तक ये पूछा जा सकता है. क्या किया आपने? उसी पूरे सिस्टम को फ्लूइड में ले जाके डिप कर दिया और उसकी डेंसिटी कितनी है? ρl फ्लूइड की, और जो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? K. आपको डेंसिटी ऑफ द बॉल्स बताना है और क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट एंगल रिमेन सेम. एंगल रिमेन्स सेम. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कैसे अप्रोच करना है पहले तो आप इसको समझो. क्यों एंगल सेम रहेगा और क्यों एंगल चेंज होना चाहिए? आप लोग पहले ये सोचो, अगर ये इनके बीच का एंगल ऐसा था 2 थीटा, अगर आप इसको लिक्विड में ले जाते हो तो क्या होना चाहिए? एक मिनट पॉज करके आप सोचो कि एंगल शुड इंक्रीज और डिक्रीज. क्या सोचा? कुछ लोगों ने अगर बॉयंसी से सोचा, एक बॉइंट फोर्स लग रहा है तो ड्यू टू बॉइंट फोर्स ये एंगल क्या होना चाहिए? इंक्रीज. कुछ लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में सोचा दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो आपको लगेगा एंगल शुड डिक्रीज. एंगल शुड डिक्रीज. थोड़ा समझना. ड्यू टू बॉयंसी दिस एंगल शुड इंक्रीज. ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस, सो एंगल शुड डिक्रीज. बट इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एंगल रिमेन सेम. तो इनके बीच का रिलेशन ऐसा सेट है इस क्वेश्चन में दैट एंगल रिमेन सेम. उसी कंडीशन को के लिए आपको क्या बताना है? डेंसिटी ऑफ द बॉल्स. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप पिछले क्वेश्चन का सेकेंड मेथड भी सीख जाओगे. लैमिस थ्योरम से इसको करते हैं. सपोज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एंगल है थीटा, दिस इज टी एम जी. लैमिस थ्योरम अगर आप यहां लगाते हो तो क्या लिखोगे आप बताओ? T अपॉन साइन 90 दिस एंड एंगल अपोजिट टू दिस T अपॉन साइन 90 इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा दिस होल एंगल इक्वल टू fe अपॉन साइन 180 माइनस थीटा. So this is in air.
इसी की जगह अगर आप इसको फ्लूइड में डालोगे तो क्या चेंज होगा थोड़ा समझना। पहली बात तो ये टी डैश हो जाएगा, टेंशन चेंज हो जाएगी। यहां क्या आ जाएगा sin 90 mg माइनस बॉइंट फोर्स। mg इज डाउनवर्ड, बॉइंट फोर्स अगर आपने ऊपर लगाया तो इन 4 फोर्सेस की जगह आप उसको 3 में लिख सकते हो, बिकॉज बॉइंट फोर्स mg के अपोजिट है। यहां पे mg माइनस बॉइंट फोर्स sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू Fe अपॉन sin 180 माइनस थीटा। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इतना आप नोट कर लो अच्छे से, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसको डिवाइड करने से होगा क्या, ये Fe डैश है बेसिकली सेकेंड केस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप डिवाइड कर दो mg अपॉन mg माइनस बॉइंट फोर्स इक्वल टू Fe अपॉन Fe डैश कितना हो जाएगा, Fe अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है जब आप डाइलेक्ट्रिक पे रखते हो तो फोर्स जो है वो k टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको आप ऊपर ले जाओ। अब आप थोड़ा समझना, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉल। बॉइंट फोर्स हमेशा होता है V इंटू रो एल इंटू ग्रेविटी। वैसे ही आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है लर्न कोई बात नहीं। एक बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, पूरा वॉल्यूम V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दिस इज मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। सो इसको आप लिखोगे V रो एल G। So if you put it here, this will be V rho S G, and this is V rho S G minus V rho L G equal to K. So यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है, that is what rho S upon rho S minus rho L into K. अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके rho S को कलेक्ट कर लोगे, एक तरफ अरेंज कर लोगे, so that is rho S equal to rho L upon 1 minus 1 by k. So this is your answer. तो फिर से हम लोग आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि ये क्लिक कैसे करेगा। ये इक्वेशन ऐसे ही करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है हमारे दिमाग में कि ये क्लिक कैसे करेगा, कि ये हमको ऐसा स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल सबके सब सेम है और इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस है, तो या तो आप x और y के फोर्सेस बैलेंस करो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां से भी अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है। अब वैसे भी कर सकते हो, ऑब्वियसली 2 केस के लिए हमको ये इक्वेशन लिखनी है क्योंकि एक बार फ्लूइड में इसको डिप किया गया है। आप रख देना वहां, बस आपको एक क्लिक करना चाहिए कहीं पे भी, दैट एंगल रिमेन सेम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ, mg का इफेक्ट भी डिक्रीज हुआ ड्यू टू बॉइंट फोर्स। फिर आप आगे ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ ये सस्पेंडेड बॉल्स वाले क्वेश्चंस का ही हम पूरे वेरिएशंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले ये जो बॉल्स थी उनके बीच का डिस्टेंस r था, इक्वली चार्ज थी। यहां से वर्टिकल सेपरेशन, यहां से वर्टिकल डिस्टेंस इनकी पोजीशन की ये जो थी वो y थी। अब आपने इस थ्रेड को यहां से ऐसा पकड़ के यहां पे चिपका दिया, यहां पे कितने डिस्टेंस पे, y/2 पे, या आप बोल सकते हो यहां फिक्स कर दिया। तो अब ये डिस्टेंस r डैश कितनी हो जाएगी, न्यू डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ r आपको बताना है। सो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसी मेथड से चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, Fe अपॉन mg। प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हम लोग इसको निकाल चुके हैं। ये कितना होता है, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन mg, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। tan थीटा है कितना, बेसिकली ये एंगल थीटा है, दिस डिस्टेंस इज r/2, ये है l, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r/2 डिवाइडेड बाय y, kq square upon r square mg. So r cube equal to how much, kq square y 2y basically, this 2y
अपॉन mg। सो ये 2i जो था यहां मल्टीप्लाई हो जाता है, ये r क्यूब की वैल्यू है। अब अगर आपने y को चेंज किया है, r में कितना चेंज आएगा? तो थोड़ा आप समझो, अगर ये सेकेंड केस के लिए आप पूरी इक्वेशन सेम लिखते हैं तो क्या आता? r डैश का होल क्यूब के क्यू स्क्वायर 2 इंटू y की जगह बस आप y बाई 2 लिखते डिवाइडेड बाय mg। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 r डैश अपॉन r होल क्यूब। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 1 बाई 2 बस बचेगा, रेस्ट ऑफ ऑल आर कैंसल्ड, सो दैट इज 1 बाय 2। Now take cube roots, r dash upon r equal to cube root of 2. So r dash is r upon cube root of 2. This is your answer. Now हमने क्या किया? लैमीज को फिर से अप्लाई किया दो केसेस में, एक बार y के लिए, एक बार y बाय 2 के लिए। अब फिर वही क्वेश्चन कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो नीट में आया था, 1 मिनट में कैसे बनेगा? यहां तक बस आपको लिखना है, इस आर तक। उसके बाद ये शॉर्ट कैसे बनेगा वो देखो आराम से। ये सिर्फ 2 लाइंस आप लिखो। शॉर्ट मेथड बता दो, आपको ये दिख रहा है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू वाई रेज़ टू पावर 1 बाय 3। सो इफ वाई बिकम हाफ, so r become half raised to power 1 by 3, half raised to power 1 by 3, ये तो लिखा हुआ है half raised to power 1 by 3 टाइम्स r हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव्स में आप बहुत शॉर्ट मेथड्स पे ऐसा जा सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दो बॉल्स वैसे ही सस्पेंडेड है, अब यहां से चार्ज लीक करना स्टार्ट करता है, चार्ज लीक करना स्टार्ट करता है तो फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्लोज आएंगे। अप्रोच वेलोसिटी इनके बीच का कितना लिखा हुआ है? ये अपॉन रूट एक्स। सो आपको क्या बताना है? फाइंड रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। पहले तो अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? dq बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज और लीकेज ऑफ चार्ज। तो इसको स्टार्ट वैसे ही करेंगे, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। ये प्रीवियस दो क्वेश्चन करते करते आपको रट भी गया होगा। tan थीटा है कितना बेसिकली, ये थोड़ा आप ध्यान से देखना। दिस इज x by 2 and this is L. Suppose at any moment this distance is x. X is distance between them at any moment. हाँ, एक इस क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन गिवन है that this x is much less than L. इसका मतलब स्ट्रिंग्स आर वेरी लार्ज। सो tan थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? sin थीटा के इक्वल। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। नाउ sin थीटा इज हाउ मच? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सो दैट इज x by 2 डिवाइडेड बाय L एंड Fe की वैल्यू क्या होगी? kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। अब थोड़ा समझना, यहां से आपको लीकेज ऑफ चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो आप। क्या आया? q स्क्वायर kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg इक्वल टू x अपॉन 12। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? यहां से अगर आप q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे वो कितना आएगा? x क्यूब इंटू mg डिवाइडेड बाय k इंटू 2l। वेरी सिंपल, q स्क्वायर आपने निकाला, x क्यूब इंटू mg, k इंटू 2l। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा बताओ? 2q dq बाय dt। इधर डिफरेंशिएट कर दो, mg अपॉन k की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बाय dt, 3x स्क्वायर dx बाय dt, because you are differentiating with respect to time, not with respect to x or q.
दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, ये आपको निकालना है dq बाय dt। यहां से ये वैल्यू क्या आएगी बताइए, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये 2 एंड 4 आप कैंसिल कर सकते हो, ये 2 आया ऊपर गया 2 से कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली ये बचता क्या है mg into pi epsilon naught and this 3, so that is 3 mg into ये pi epsilon naught upon l। आगे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन q इंटू, यहां मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर अपॉन q dx बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, वेलोसिटी के इक्वल। अभी हम लोग उसको पुट करते हैं। नाउ पहले आप इतना नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं इसके आगे सॉल्व करता हूं। अब ये dq बाई dt आपको निकालना है, उसमें से पुट क्या करना पड़ेगा, अपने को इस डेटा के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो अपने को पुट करना पड़ेगा उसका चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है, x की वैल्यू a की वैल्यू ऐसे गिवन है। तो ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। आपको क्या उठा के पुट करना है, यहां से चार्ज की वैल्यू उठा के पुट करनी है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। नाउ आगे बहुत सिंपल सा है, dq by dt इक्वल टू दिस वैल्यू इज हाउ मच 3 mg पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन l x स्क्वायर अपॉन चार्ज। चार्ज की वैल्यू यहां से आप कितनी रखोगे, रूट ओवर एक्स क्यूब mg अपॉन 2l, रूट ओवर एक्स क्यूब mg अपॉन 2l इंटू के। तो ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहां से q की वैल्यू पुट कर दी डिनोमिनेटर में। सो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट की हुई है q की। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन थी, a अपॉन रूट एक्स, a अपॉन रूट एक्स। नाउ दिस इज योर आंसर। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, सो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अब एक चीज थोड़ा आप समझना है, इस 3 को ऐसा रख लो, पूरे को रूट के अंदर ले जाओ। तो रूट के अंदर अगर आप ले जाओगे तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू, ये अगर ऊपर जाता है 2l इंटू के का मतलब कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा आराम से समझना, ये ऊपर गया उसको हमने 2l लिखा और k को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। आगे अगर आप इसको रूट के अंदर लिखते हो, a को ऐसा रखे रहो आप, x को रूट के अंदर ऐसा रखे रहो। नाउ एक टर्म यहां पे क्या बच रहा है आपका, ऊपर का एक्स स्क्वायर और नीचे का एक्स क्यूब। तो आप पूरा समझना थोड़ा, जो जो टर्म्स 3 और a को छोड़ के रूट के बाहर थे उसको हमने रूट के अंदर डाल दिया। अब ये क्या हो जाता है, हाँ इसको अगर आपने रूट के अंदर पुट किया है, दिस विल बी x रेज़ टू पावर 4। एक ये mg भी यहां बचा हुआ है, सो दैट इज mg को आप यहां अगर कैंसिल करोगे, एक पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कैंसिल कर दो, mg को कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा बताओ, दिस इज mg इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक यहां पे बच जाएगा l, ऊपर एक बच जाएगा, नीचे एक बचेगा 2 से आपने इसको कैंसिल किया है। नाउ आप चाहो तो यहां 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 3a/2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे रूट के अंदर जाके क्या होगा 4, सो दैट इज 4/2 mg पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन l, सो द आंसर इज 3a/2, 2 mg पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन l, सो दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पूछा गया था, dx by dt गिवन था
मैं ये बता रहा हूं ये प्रोसीड कैसे होगा। तो इसका मतलब Q और X के बीच में एक रिलेशन चाहिए, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो वो रिलेशन कहां से आएगा? एक मोमेंटरली इक्विलिब्रियम की पोजीशन एज्यूम करके। नेक्स्ट, हमने जब सॉल्व किया तो एक चार्ज का टर्म वहां बच गया था, और वो चार्ज क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने चार्ज को एलिमिनेट कर दिया। नाउ ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2016 में। हाँ, नीट वाले कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर पहले क्यों नहीं बता दिया, वो इरोडो को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम लोग वीडियो बंद कर दिए होते ना। एक बार नीट में ये लीकेज ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन आ चुका है। जनरली इस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं, बट आया है तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसमें क्या बोला गया थोड़ा अलग है। इसमें अभी जो हमने क्वेश्चन किया इरोडो वाला, उसमें क्या था, अभी तक उसमें रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज आपको निकालना था, और क्या गिवन थी? अप्रोच वेलोसिटी गिवन थी। यहां क्या पूछा जा रहा है आपसे? अप्रोच वेलोसिटी, और गिवन क्या है? रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज लीक्स विथ कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो रिवर्स केस है। पहली बात तो आप ठंडे दिमाग से सोचो, 1 मिनट में सॉल्वेबल होगा ये, क्योंकि वैल्यू नहीं निकालनी है, प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। तो 1 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताऊंगा। देखो आप थोड़ा आराम से। tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? ये था tan थीटा, दिस वाज x/2। सो tan थीटा वाज Fe अपॉन mg, kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन mg। tan थीटा कितना था? x/2 अपॉन l, kq स्क्वायर अपॉन mg। नाउ यहां से एक चीज आपको क्या समझ में आती है? दिस इज x स्क्वायर, दैट x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं, वैल्यू देख के क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 2q dq बाई dt। ये क्या गिवन है क्वेश्चन में? कांस्टेंट। सो दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? q अपॉन x स्क्वायर, q अपॉन x स्क्वायर। q किसके प्रोपोर्शनल है? तो यहां आपने लिखा है x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। सो q किसके प्रोपोर्शनल हो गया? x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो v प्रोपोर्शनल टू 3/2 माइनस 2 x रेज़ टू पावर -12। सो ऐसा नहीं कि जितना पिछला क्वेश्चन जितना लेंथी था उतना ही लेंथी क्वेश्चन करने के लिए नीट ने आपको दे दिया है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन गिवन है, मेंस में क्वेश्चन गिवन है, तो ऐसा कोई मेथड जरूर होगा जिससे वो 1 मिनट में सॉल्वेबल होगा। तो आपको पेशेंस रखना है, आराम से करना है। नाउ एडवांस लेवल की नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। यहां चार्जेस Q1 एंड Q2 है, और उसकी पोजीशन है R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। अब आपको थर्ड चार्ज बताना है, उसकी पोजीशन भी और मैग्नीट्यूड भी, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, बट उसमें पोजीशन स्पेसिफाइड थी। ये चार्ज Q है, ये Q है, मिड पॉइंट पे कितना चार्ज रखना है ये अपने को बताया ना था, और इसका आंसर हमने लास्ट क्लास में कितना लाया था? -q/4। इस बार पोजीशन भी नहीं गिवन है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड गिवन है कि ये चार्ज कितना है। तो थोड़ा समझना, इस क्वेश्चन को करने के डिफिकल्ट मेथड तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, मैं इसका इजीएस्ट मेथड आपको बता रहा हूं। ये है R1 वेक्टर, ये है R2 वेक्टर, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर दैट इट मस्ट बी समवेयर ऑन लाइन जॉइनिंग देम, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे ये होना चाहिए। इसकी पोजीशन आपको बतानी है। नाउ अगर आपको याद आ रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो किस रेशियो में डिवाइड होती है, अगर ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इन रेशियो √Q1 √Q2। इस रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इधर क्या लिखोगे आप? √Q1, इधर क्या लिखोगे? √Q2। अब आप इसमें मैथ्स वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा दो कि अगर इसको, इस लाइन को
रूट Q1 रूट Q2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो R वेक्टर की पोजीशन कितनी आएगी, उस पॉइंट की पोजीशन क्या आ जाएगी, रूट ओवर Q1 इंटू दिस R2, M इंटू N वाले में M इंटू B वेक्टर होता था, N इंटू A वेक्टर होता था। तो आप क्या लिखोगे, रूट ओवर Q1 इंटू R2 वेक्टर प्लस रूट ओवर Q2 इंटू R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। अगर ये मेथड क्लिक नहीं करता है तो कैसे करेंगे, थोड़ा समझना। अगर आपको पहले निकालनी है पोजीशन कि कहां पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो नेट फोर्स जीरो पुट करना मिड वाले चार्ज पे। नेट फोर्स कहां पे जीरो पुट करना, मिड वाले चार्ज पे। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको आप आर स्क्वायर करके लिखना। थोड़ा लेंदी होता है वो, बट वहां से भी आंसर आ जाता है। और ये था इसका डायरेक्ट मेथड। अब अपने को निकालना है कि वो चार्ज Q3 है कितना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी भी साइड वाले चार्ज पे फोर्स जीरो पुट करेंगे। साइड वाले चार्ज पे क्या फोर्स करेंगे, पुट जीरो पुट करेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से देखना उसको कैसे करेंगे। तो ये है हमारा Q1 Q2 R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ये है R वेक्टर, दिस इज Q3। सो F नेट ऑन Q1 इक्वल टू 0। क्या बताएगा अपने को, बताओ, A Q1 Q3 अपॉन इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस कितनी है, R1 माइनस R वेक्टर इसके मॉड का स्क्वायर। अब थोड़ा आप समझना, सपोज ये सब के सब कैसे चार्जेस है, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, इस पे नेट फोर्स अगर आपको जीरो करना है, सो अगर आप Q3 का फोर्स माइनस डायरेक्शन में लिख रहे हो, सो Q2 का जो फोर्स है दैट मस्ट बी इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये कितना आएगा, Q1 Q2 we are writing net force on Q1 equal to 0 upon R1 minus R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको अरेंज कर लो थोड़ा, K Q1 Q3 R1 माइनस इस R की वैल्यू आप पुट करो, रूट ओवर Q1 R2 वेक्टर प्लस रूट ओवर Q2 R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 this whole square equal to K Q1 Q2 upon R1 minus R2 whole square. Now K Q1 is cancelled out. अब आप इसको थोड़ा समझना अच्छे से। अगर आप यहां एलसीएम लोगे, रूट ओवर Q1 इंटू R1 वेक्टर, रूट Q1 R1 रूट Q2 R1, सो रूट Q2 R1 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या आएगा आगे, थोड़ा सा देखना इसको, Q3 इंटू ये पूरा ऊपर चला गया, रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर अपॉन यहां क्या बचता है, आप थोड़ा समझना, रूट ओवर Q2 इंटू R1 तो कैंसल हो गया, तो क्या बचा, रूट Q1 R1, दिस इज रूट Q1 R2। So take root Q1 common, that is R1 minus R2 whole square। उधर भी क्या है, Q2 upon R1 minus R2 whole square। Again this is cancelled out। So Q3 का जो मैग्नीट्यूड आता है that is Q1 Q2 upon root over Q1 plus root over Q2 का whole square। सो ये हो गई इसकी पोजीशन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो बहुत सिंपल सा है, ये तो हमने डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूले से लिख दिया। इसके लिए हमने फोर्स ऑन एनी साइड चार्ज क्या पुट कर दिया, जीरो। चार्ज एट एनी वन एंड इक्वल टू जीरो। तो एक चीज आप याद रखना, अभी हम एडवांस के लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये अगर न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में गिवन है या वैल्यूज के फॉर्म में गिवन है तो आप उसको कर लोगे। पहले इस रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं, Q3 हमारा क्या आ गया था, Q1 Q2 अपॉन
रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर, इस स्टेप के बाद का स्टेप। नाउ सी, सपोज यहां पे Q9Q, Q16Q ऐसा कुछ गिवन होगा और डिस्टेंस गिवन होगी R। आपको बताना है न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बताओ और चार्ज बताओ। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रखना, नोट कर लेना। इफ यू आर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, इफ यू आर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, देन पुट फोर्स ऑन द मिड चार्ज इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑन द मिड चार्ज इक्वल टू जीरो। सिंपल वर्ड्स में सोचो, जब ऐसे क्वेश्चन होते थे, यहाँ 16 माइक्रोकूलम है, ये 36 माइक्रोकूलम है, न्यूट्रल पॉइंट बताओ, तो हम लोग यहाँ एक चार्ज Q लेते थे और फोर्स इसके ऊपर जीरो करते थे। सो इफ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन, देन पुट फोर्स एट द मिड चार्ज इक्वल टू जीरो। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज, देन पुट फोर्स ऑन एनी साइड चार्ज इक्वल टू जीरो। किसी भी साइड वाले चार्ज पे आपको जीरो पुट करना है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, दो पॉइंट्स। नाउ ये एडवांस लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा मैकेनिक्स हम लोग यूज करेंगे। क्या है, एक चार्ज जो है मास m का v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, चार्ज q है दूसरे चार्ज को, और ये रेस्ट पे है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये वाला चार्ज 4q है, इनके बीच में रिपल्सन होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। सो वन थिंग इज श्योर कि यहां पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो क्या क्या कंजर्व रहेगा इसमें बताओ। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की कंजर्व रहेगी। अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो इनिशियली मोमेंटम कितना था बताओ, mv। फाइनली आपको लिखना है mv1 प्लस mv2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल जो वेलोसिटीज का सम है वो v आना चाहिए। अगर आप देखोगे हर जगह पे v आएगा, ये सारे ऑप्शन में क्या आएगा, v आएगा। बट अगर आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाओगे तो वो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो ये v की वैल्यू क्या आएगी, यहां से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन v1 प्लस v2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किस केस में सेटिस्फाई होगा, आप पुट करके देख लो। फर्स्ट में ऊपर आएगा v स्क्वायर और नीचे क्या आएगा v, तो ये फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाला आप रख के देख लो, ऊपर क्या आएगा, v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर 5v स्क्वायर बाई v, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपका आंसर क्या है, ए है। आप चाहो तो इससे वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। तो ये फर्स्ट मेथड तो आप नोट कर लो। इसका सेकंड मेथड बताता हूं कि बिना सॉल्व किए सिर्फ कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर डायरेक्टली कैसे टिक कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए कोलिजन, क्या दिखना चाहिए, कोलिजन। ये m है और ये m है, वेलोसिटी कितनी है, v है, चार्ज इसका चाहे जो भी है। सो दिस इज कोलिजन बिटवीन सिमिलर मासेस, ठीक है। और कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक। क्यों है परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। लॉस क्यों नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होता था जब कोलिजन होता था, इतना तो बहुत श्योर होता है सबको कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, उसकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, बिकॉज रिपल्सन बाहर की तरफ लग रहा है। कितनी डिक्रीज होगी, ये v से 0 तक हो जाएगा या उससे पहले v/2 तक होगा, v/2 तक होगा या 0 तक होगा, या और डिक्रीज होकर रिवर्स चला जाएगा -v से। यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि सब में वो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है मोमेंटम कंजर्वेशन वाली। तो आप याद करो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस जब होता था तो वेलोसिटीज क्या होती थी, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटीज इंटरचेंज होती थी। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर दो, ये v वाले का 0 हो जाएगा, 0 वाले का v हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, दैट
ये क्वेश्चन आपको कोलिजन दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? कोलिजन दिखना चाहिए। तब आप इसको, अगर वो क्लिक कर गया कि ये कोलिजन का केस है ये, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो। नाउ इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डिस्कस करने लायक है कि इसकी वेलोसिटी कम होके 0 हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई, इसके बाद और क्यों नहीं फोर्स लगा इस पे, या उसकी वेलोसिटी 0 तक ही क्यों हुई, माइनस क्यों नहीं हुई? अभी भी इसकी वेलोसिटी मान लो ये 0 हो गई, उस पे आउटवर्ड इधर फोर्स लग रहा है, सो ये माइनस तक क्यों नहीं जा रहा है वेलोसिटी? ठीक है, आप पॉज करके सोचना थोड़ा। तो इसका आंसर क्या है? दैट इस वेलोसिटी को रीच करते करते 0 एंड v, इसको रीच करते करते ये डिस्टेंस हो चुकी होगी इनफाइनाइट। दे मस्ट हैव मूव्ड अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जा चुके होंगे। आप बोलोगे कैसे पता चला सर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा चुके होंगे? बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन केस। कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, कोलिजन जब कंप्लीट हो चुका है, बॉडीज के बीच में कोई अब फोर्स नहीं लग रहा है, बॉल्स के बीच में कोलिजन कंप्लीट हुआ तो इनके बीच में अब कोई फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। वैसे ही यहां पे भी अगर कोलिजन हुआ तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब वो दोनों कहां चले गए हैं? इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो फर्दर अब फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी में और आगे चेंज नहीं आएगा। सो फाइनली ये वेलोसिटी मिलेगी अपने को। तो एक और क्या चीज पता चली कि ये कब जाके मिलेगी? जब इनके बीच का सेपरेशन क्या हो चुका होगा? इनफाइनाइट हो चुका होगा। नाउ ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, वो फिक्स्ड है। रिमेंबर पहला वाला जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। यहां से एक चार्ज स्मॉल q को आप थ्रो करते हो ऐसा 30 डिग्री पे। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी? ये डिस्टेंस r है। तो पहले तो समझो कि इस पे मोशन कैसी होगी। रेडियली हर जगह पे ऐसा फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसकी तरफ है, तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा, बट ये रिपल्सन जो है वो इसको इधर की तरफ आने से रोकेगा। सो पहले तो ये इधर की तरफ थोड़ा अप्रोच करेगा, यहां से इसकी तरफ थोड़ी दूर तक अप्रोच करेगा, फिर उसके बाद ये कहां चले जाएगा? इससे दूर चले जाएगा। जब इसकी तरफ इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स Q नहीं होके अवे फ्रॉम Q हो जाएगा। फिर से समझो, अभी इसके कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दैट इज टुवर्ड्स Q और अवे फ्रॉम Q, टुवर्ड्स Q। तो ये रिपल कर करके थोड़ी देर बाद किधर करेगा? अवे फ्रॉम Q। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ना तो टुवर्ड्स Q होगा ना तो अवे फ्रॉम Q होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी? जब ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। वो तो बहुत ऑब्वियस है, वो आपको 11th के कॉन्सेप्ट से ही पता है कि व्हेन द डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट दैट विल बी एट एंगल व्हाट? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगी वेलोसिटी एंड पोजीशन। नाउ इसमें आंसर निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कंजर्व क्या क्या रहेगा? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसका सॉल्यूशन यहां बताऊंगा, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सोच के आना, ताकि आपका पूरा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। या पॉज करके सोचना आप इसको, ठीक है? या हम सोच पाते हैं या नहीं ये देखना आप। मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? इस पॉइंट चार्ज का इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज एट ईच मोमेंट, सपोज दिस इज आर वेक्टर, तो उसपे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, और फोर्स भी अगर इधर ही लग रहा है तो टॉर्क क्या है? 0। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। सो यू कैन कंजर्व द मोमेंटम अबाउट कैपिटल Q। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तो आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट अबाउट कैपिटल Q। और वो कितना होता है? इस पॉइंट पे आप लिखोगे mvr साइन, बेसिकली वो एंगल तो ये 150 होगा, mvr साइन थीटा, v और r के बीच का एंगल, ठीक है, इक्वल टू इस मोमेंट पे कितना होगा? mv डैश r डैश साइन 90, बिकॉज परपेंडिकुलर पोजीशन पे ही डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है। तो आप ये कैंसिल कर दो। सो v इंटू आर साइन 150 इज 1/2, v डैश इज v by √3 and this is r dash. So r dash comes out to be √3/2r. So this is your answer. तो इसमें अप्लाई क्या करेंगे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसमें एक छोटा सा पजल के जैसा आप मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक छोटा सा पजल के जैसा क्वेश्चन है, क्या इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? दो क्वेश्चन है। अगर आप बोलते हो यस लग रहा है, अगर वो लग रहा है तो इसका मतलब वो कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा होगा। अगर वो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां वैलिड नहीं होनी चाहिए। बट आप यहां लगा सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अभी हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा है, बट वो अप्लाई यहां होगा। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम टोटल क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। बट वो कंजर्व नहीं है। फिर से मेरी बात को आप समझना, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है देन मैकेनिकल एनर्जी शुड नॉट बी कंजर्व्ड, बट यहां कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व, बट यहां वो कंजर्व नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप सोचो, या इसका आंसर मत देखना। हो सकता है आपको दिन भर लगे सोचने में, या जितना भी टाइम लगे उसको सोचना, उसके बाद आके इसका मैं आंसर बता रहा हूं उसको आप थोड़ा देखना। तो इसका आंसर ये है दैट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग बट इट इज नॉट वर्किंग। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है बट उसका वर्क डन यहां क्या है? 0 है। और वर्क डन अगर 0 है सो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। फोर्स एक्ट कर रहा है बट वर्क नहीं कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पूरे सिस्टम पे? इसको होल्ड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, इसको होल्ड करने के लिए। अगर आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो ये मूव कर जाएगा। ये होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तो उसका वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि वो इस चार्ज को रेस्ट पे रख रहा है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए फोर्स इज एक्टिंग बट यू कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हाउएवर इस सॉल्यूशन में कहीं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि यहां डायरेक्टली वेलोसिटी गिवन थी v/√3, तो ये सॉल्व करना ज्यादा इजी था। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है दैट इज कूलॉम्स लॉ, उस पे बेस्ड ये नीट, मेंस, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे सिलेक्टिवली, जो मैं इसको करा सकता था यहाँ। नाउ आगे आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेंस, एडवांस, किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, कितने कॉन्सेप्चुअली किए, कितने अच्छे से आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, टेक्निक्स मैटर करती है कि कितना फास्ट हमको क्लिक कर सकता है, एक क्वेश्चन को किसी दूसरे नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। जैसे अभी हम सारे क्वेश्चंस में से एक पार्टिकल को थ्रो किया, हमने उसको एज अ कोलिजन देखा। बहुत सारे तरीके हैं, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।